हे गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर ब्रायोफाइट्स किंगडम को फिनिश किया था और आज की क्लास हम शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट ग्रुप के साथ। किंगडम नहीं, हमने प्लांट किंगडम का एक ग्रुप पढ़ा था। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट ग्रुप के साथ, विच इज टेरिडोफाइटा। ठीक है, अगर आपको ध्यान हो तो टेरिडोफाइटा जो है एक ऐसे प्लांट का ग्रुप है जो कि हमें कहाँ मिलता है, लैंड पर मिलता है। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, उस पे जाने से पहले हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो ये हमारे पास टेरिडोफाइटा है, इट इज फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस। ठीक है, इसे हम मॉइस्ट प्लेसेस में, या ये जो टेरिडोफाइटा है ये हमें मॉइस्ट प्लेसेस में क्यों मिलता है, क्योंकि इसे भी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत है। तो इट ऑल्सो रिक्वायर्स वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो टेरिडोफाइटा है इनके पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स होते हैं। ठीक है, इनके पास जाइलम और फ्लोएम भी होता है। इस वजह से इस किंगडम को बोला जाता है ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है, क्योंकि इन्हें देखो, इन्हें ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा प्लांट जो लैंड पे सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे वाटर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि उसकी बॉडी सीधा वाटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में होनी चाहिए तभी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि वहां पर अलग से स्पेशलाइज्ड टिश्यू प्रेजेंट है। सेम टेरिडोफाइटा, क्योंकि ये एक लैंड प्लांट है तो इसके अंदर अलग से वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और वो वैस्कुलर बंडल्स हैं जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके पास जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है और इसी रीजन की वजह से टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। The pteridophytes are also known as reptiles of plant kingdom. Now you must be thinking that why they are known as reptiles of plant kingdom. अगर आपको याद हो, ब्रायोफाइट्स के अंदर हमने उन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला था, क्योंकि वो लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर पाते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास टेरिडोफाइटा है ये वाटर में तो सर्वाइव कर ही लेता है, लेकिन इसकी लाइफ का जो मैक्सिमम टाइम है वो लैंड पर रहता है। ठीक है, तो इसलिए ये लैंड पर ज्यादा स्मूथली सर्वाइव करता है, इसलिए हम लोग रेप्टाइल्स बोलते हैं। जैसे क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल, वो पानी में भी रहता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम कहाँ रहता है, लैंड पे। इसी वजह से इसे ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि इसके पास जाइलम और फ्लोएम है, इसकी बॉडी जो है ट्रू स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड है और इसे रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं। टेरिडोफाइटा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी इसके ग्रुप के अंदर जो भी इसके मेंबर्स हैं, उनको दो प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। पहला तो है मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करना और सेकंड है एज सोयल बाइंडर्स यूज करना। तो दीज टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज soil binders and they are also used for their medicinal purposes. Now this is my humble request to you guys कि जो मैं यहाँ notes बनाती हूँ, you have to make those notes in your register also. ठीक है, because सब कुछ printed notes में mention नहीं है, तो ये notes भी आपको अपने खुद बनाते हुए चलना है। ये मैं बार बार आपको बोलूंगी नहीं कि ये notes बनाओ। ठीक है, जहां पर मैं हो सकेगा तो मैं थोड़ा साइड हो जाऊंगी, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आराम से नोट्स कंप्लीट करो, तो ये आपको बनाकर चलते हैं। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये जो टेरिडोफाइटा है इसकी बॉडी को हम बेसिकली कैसे डिवाइड करते हैं। देखो, जो टेरिडोफाइटा है, ये टेरिडोफाइटा भी ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन शो करते हैं। टेरिडोफाइट्स ऑल्सो शो ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। अब तक तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन का मतलब क्या है, कि लाइफ का कुछ टाइम जो है एज अ गैमेटोफाइट रहा जाएगा और लाइफ का कुछ टाइम एज अ स्पोरोफाइट रहा जाएगा। हमने ब्रायोफाइटा में पढ़ा था कि जो मेन बॉडी है वो गैमेटोफिटिक है, डोमिनेंट स्टेज है, और स्पोरोफाइट जो है वो एक कॉन्स्पिक्यूअस स्टेज है, थोड़े कम टाइम के लिए बनती है। टेरिडोफाइटा में उसका उल्टा होता है। टेरिडोफाइटा में जो मेन बॉडी है दैट इज द स्पोरोफाइट, और जो गैमेटोफाइट है वो कॉन्स्पिक्यूअस है, थोड़े से टाइम के लिए बनता है। तो इसकी बॉडी को भी हम दो स्टेजेस या दो ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं। वन इज स्पोरोफाइट एंड द अदर वन इज गैमेटोफाइट।
डिप्लॉइड फेस होगा, जो गैमेटोफाइट है वो हैप्लॉइड फेस होगा। दिस स्पोरोफाइट इट इज द प्रीडोमिनेंट स्टेज। तो पूरी टेरिडोफाइटा की लाइफ साइकिल में सबसे ज्यादा डोमिनेंट फेज स्पोरोफाइट है, और ये जो गैमेटोफाइट स्टेज है ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए रहती है, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ इनकॉन्टिग्युअस स्टेज। अब जो स्पोरोफाइट है, इसे स्पोरोफाइट क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, तो स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूसेस स्पोर्स। अब ये जो स्पोरोफाइट है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर्स प्लांट की बॉडी पे कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पे हम दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि इस प्लांट के अंदर ट्रू रूट्स हैं, ट्रू स्टेम है और ट्रू लीव्स हैं। तो इसी तरीके से अगर ये स्पोर्स लीव्स पर प्रेजेंट है तो हम उन्हें बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। तो ऐसी लीव्स, फिल वर्ड इज जनरली यूज्ड फॉर लीफ, ठीक है। तो आप चाहो तो शॉर्ट में अपने वहां ट्रिक पे लिख सकते हो कि फिल का मतलब है लीफ। तो ऐसी लीव्स जो स्पोर बियर करती है उन लीव्स को हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। अब इन लीव्स का साइज बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अगर साइज बड़ा है तो हम उन्हें बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स, अगर साइज छोटा है तो हम उन्हें बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। तो साइज के बेस पे स्पोरोफिल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अगर साइज स्मॉल है तो हम उसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स, और अगर साइज बड़ा है तो हम उसे बोलते हैं मेगास्पोरोफिल्स। अब आपको इतना तो बार बार पढ़ के पता चल चुका है कि जहां पर भी माइक्रो वर्ड आता है इट इज रिलेटेड टू मेल, और जहां पर भी मेगा या मैक्रो वर्ड आता है जहां पर साइज बड़ा होता है दैट इज रिलेटेड टू द फीमेल। तो ये जो माइक्रोस्पोरोफिल है दे विल गिव राइज टू द मेल स्ट्रक्चर्स। इसका मतलब ये माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पोरेंजिया को स्टोर करते हैं, और ये जो मेगास्पोरोफिल्स हैं ये फीमेल के स्पोरेंजिया को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पर तो हमने देखा कि जो लीव्स हैं मतलब वो स्पोर को बियर कर रहे हैं। अगर मैं माइक्रोस्पोरोफिल्स की एग्जाम्पल की बात करूँ या मेगास्पोरोफिल्स के, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स का एग्जाम्पल है सिलैजिनेला, ठीक है। दिस इज वन मेंबर ऑफ द टेरिडोफाइट। अब एक बात ध्यान से समझना कि लीव्स, मैंने आपको बोला कि या तो मतलब जो स्पोर्स है वो लीव्स पर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर किसी और स्ट्रक्चर पे। बेसिकली कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं होता है। जो लीव्स हैं, मान लो ये मेरे पास एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, इस लीफ के ऊपर स्पोर है, तो इसे हमने बोल दिया माइक्रोस्पोरोफिल। लेकिन क्योंकि ये माइक्रोस्पोरोफिल है इसका मतलब है इस लीफ का साइज बहुत कम है। जब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल छोटी छोटी लीव्स अरेंज हो जाती हैं एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में, तो वो एक कोन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, एंड दैट कोन इज नोन एज स्ट्रोबिलस। तो आपको जो स्पोर्स हैं वो माइक्रोस्पोरोफिल्स पे यानी लीव्स के ऊपर भी मिल सकते हैं या फिर एक कोन जैसे स्ट्रक्चर पे मिल सकते हैं। और वो कोन जैसा स्ट्रक्चर बना किससे है? जो बहुत सारी लीव्स अरेंज हुई हैं, ठीक है। तो जो दूसरा स्ट्रक्चर जहां पर हमें स्पोर्स मिल सकते हैं दैट आर कोन्स, और स्पेसिफिकली अगर हम बोले तो दैट आर दी स्ट्रोबिलस, ठीक है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, जो छोटी छोटी लीव्स हैं वो कॉम्पैक्टली अरेंज हो सकती हैं, तो जो कोन्स या स्ट्रोबिलस होते हैं उनके अंदर कॉम्पैक्शन होता है माइक्रोस्पोरोफिल्स का, कॉम्पैक्शन ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। क्योंकि जो मेगास्पोरोफिल्स हैं उनका साइज ऑलरेडी लार्ज इनफ है, उस पे वो खाली स्पोरेंजिया बियर करते हैं, लेकिन ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं इनका साइज बहुत छोटा है और ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करके स्ट्रोबिलस फॉर्म करता है। तो ये जो स्ट्रोबिलस है ये स्ट्रोबिलस भी हमें सिलैजिनेला में देखने को मिलता है। और इसके बाद हम अगर डिवाइड करें तो मेगास्पोरोफिल्स हमें इक्विसिटम के अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। हमने अभी ये देखा कि जो स्पोर्स है स्पोरोफाइट बियर करता है वो या तो लीव्स पर प्रेजेंट होते हैं देन वी कॉल देम स्पोरोफिल्स, या फिर वो लीव्स एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाती है जो कोन बनाकर उसे हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस और माइक्रोस्पोरोफिल दोनों सिलैजिनेला के अंदर देखने को मिलता है। और उसके बाद हमारे पास मेगास्पोरोफिल्स होते हैं, यानी ऐसी लीव्स जिनमें जो स्पोरेंजिया है उसके अंदर बनने वाले स्पोर्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। अब हम सेकंड स्टेज पर आते हैं विच इज द गैमेटोफाइट। अब गैमेटोफाइट स्टेज में क्या होता है कि गैमेटोफाइट स्टेज क्या है? जो कि सेक्स ऑर्गन को बियर करती है। ये जो गैमेटोफाइट है ये बेसिकली प्रोथैलस फॉर्म में मिलती है। दूसरा, इस गैमेटोफाइट का जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है दैट इज फोटोसिंथेसिस, यानी ये जो गैमेटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक
है, यानी ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना खाना बना सकता है, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर मिलता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही थोड़े से टाइम के लिए, यानी अलग अलग प्लांट में कितने ड्यूरेशन के लिए मिल रहा है वो वेरिएबल होता है। नहीं तो जो गैमेटोफाइट है वो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद से बना सकता है। गैमेटोफाइट के पास ये जो स्ट्रक्चर है प्रोथैलस, दिस प्रोथैलस स्ट्रक्चर विल गिव राइज टू ईदर द फीमेल गैमेटोफाइट और ईदर द मेल गैमेटोफाइट। अगर फीमेल गैमेटोफाइट है तो इट विल बियर द फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर मेल गैमेटोफाइट है तो इट विल बियर द मेल सेक्स ऑर्गन। तो इसी तरीके से जो प्लांट की जो जनरेशन है या जो उसकी लाइफ साइकिल है उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक इज द डोमिनेंट स्टेज एंड गैमेटोफिटिक इज द लाइक फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम इनकॉन्स्पिक्यूअस स्टेज। इट इज हैप्लॉइड, इट इज डिप्लॉइड, इसके पास स्पोर्स होते हैं और इसके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके थोड़ी सी जनरल लाइफ साइकिल की बात करते हैं। नाउ सी, होता क्या है कि प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसका पूरा जो डोमिनेंट टाइप, जो पूरी डोमिनेंट स्टेज है वो स्पोरोफाइट है। तो प्लांट के अंदर हमें मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोरोफाइट मिलेगा। ये जो स्पोरोफाइट है ये डिप्लॉइड है, ये स्पोरोफाइट स्पोर्स फॉर्म करेगा, ये जो स्पोर्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे। अब एक बात सोचो, अगर प्लांट बॉडी डिप्लॉइड थी, बनने वाले स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, तो यहाँ पे डिवीजन कैसी हुई होगी? मियोसिस, ठीक है, बिकॉज मियोसिस इज द रिडक्शनल डिवीजन और मियोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। अब ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और जर्मिनेट करके ये प्रोथैलस फॉर्म करते हैं। दिस प्रोथैलस इज एक्चुअली द गैमेटोफाइट, तो ये गैमेटोफाइट फॉर्म होता है। और ये जो गैमेटोफाइट है ये मेल गैमेटोफाइट अलग फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट अलग फॉर्म करेगा। यहाँ से मेल गैमेट बनेगा, यहाँ से फीमेल गैमेट बनेगा, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन होगा और उसके बाद एक डिप्लॉइड जाइगोट बनके तैयार हो जाएगा। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है, दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू अ कंप्लीट स्पोरोफाइट। तो जाइगोट भी डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट भी डिप्लॉइड है। तो ये पूरी जो लाइफ साइकिल है ये एक जनरल लाइफ साइकिल है जो हमें टेरिडोफाइट्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक। अब अगर मैं आपको स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिखाऊं, ठीक है, इफ आई एम ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफाइट, ये स्पोरोफाइट है, ऑब्वियसली बात है नीचे जो रूट है वो होगी। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स के अंदर मल्टी सेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर थे जिन्हें हमने बोला था राइजोइड्स। यहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो राइजोइड्स ना होके राइजोम्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर दी रूट्स और ये अंडरग्राउंड है, ठीक है। तो ये अंडरग्राउंड रूट है और ये हमारे राइजोम्स हैं। यहाँ से इस पे बहुत सारे एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं। तो अगर हम कभी भी किसी टेरिडोफाइट को देखते हैं तो टेरिडोफाइट की रूट्स आपको नजर नहीं आती, बिकॉज दैट इज एम्बेडेड इनसाइड द सॉइल, वो सॉइल के अंदर है, यू वोंट बी एबल टू सी, आपको सिर्फ ऊपर का पोर्शन नजर आएगा। ऊपर के पोर्शन में होता क्या है कि इस तरीके से ये स्टेम है और यहाँ पर लीफ होती है, ठीक है। ये एक्चुअली में लीफ नहीं है, ध्यान से सुनना। अब जो मैं चीज आपको बताने वाली हूँ, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज अ लीफ, ठीक है, और इसे हम फ्रॉन्ड भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है इसकी जो लीव्स हैं वो पिन्नेटली कंपाउंड होती है। The leaves here are pinnately compound. Pinnately compound होने का मतलब है, नॉर्मल आप इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोलते हो कि ये एक लीफ है, यहाँ पे जो लीफ है वो बहुत ही अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होकर इस तरीके से एक एक लीफ डिवाइड हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है ये आपको यहाँ नजर आता है। ये पूरा स्ट्रक्चर एक लीफ है, लेकिन इसके अंदर जो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, these are the leaflets। तो
So this is the point which you have to remember very carefully कि यहाँ पर pinnately compound leaves होती हैं. लीफ, पूरी लीफ को हम फ्रॉन बोलते हैं जिसके अंदर छोटी छोटी लीफलेट्स हैं. Why? Because लीव्स कैसी हैं? pinnately compound है. ठीक है. अब ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के पास स्पोरोफिल्स होंगी. जो स्पोरोफिल्स क्या करेंगी? गैमीट्स को स्पोर्स को बियर करते हैं. अब ये जो स्पोर्स हैं बेसिकली स्पोरोफिल्स हैं. इन स्पोरोफिल्स के अंदर स्पोर्स हैं. ठीक है. अब ये जो स्पोर्स हैं ये दो तरीके के स्पोर्स हो सकते हैं. ईदर दे कैन बी होमोस्पोरस कंडीशन और देयर कैन बी हेटेरोस्पोरस कंडीशन. होमोस्पोरस कंडीशन का मतलब है कि सारे के सारे जो स्पोर्स हैं वो एक जैसे हैं. एंड दिस हैपेंस इन मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स. ज्यादातर टेरिडोफाइट्स के अंदर जो बनने वाले स्पोर्स हैं वो सारे स्पोर्स एक जैसे होते हैं. लेकिन एक टेरिडोफाइट है जिसका एग्जाम्पल है सिलेजिनेला एंड साल्वेनिया. मैं यहाँ पर सिर्फ सिलेजिनेला लिख रही हूँ. ये जो सिलेजिनेला है इसके अंदर हेटेरोस्पोरस कंडीशन है. हेटेरो मीन्स डिफरेंट, स्पोर्स मतलब स्पोर. तो अलग अलग तरीके के स्पोर्स हैं. अब ये जो हमने बोला कि स्पोर्स अलग अलग तरीके के हैं, ये किस बेस पे बोला? ये बोला गया है साइज के बेस पे. अगर स्पोर्स का साइज लार्ज है देन दे विल बी टर्म्ड एज मेगास्पोर्स. अगर स्पोर्स का साइज स्मॉल है देन दे विल बी टर्म्ड एज माइक्रोस्पोर्स. और ये जो मेगास्पोर्स हैं दे गिव राइज टू फीमेल गैमेटोफाइट. आपने पढ़ा था ना कि स्पोर्स जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बनाते हैं. गैमेटोफाइट दो तरीके का होगा, मेल का अलग, फीमेल का अलग. तो लार्ज मेगास्पोर्स गैमेटोफाइट बनाते हैं फीमेल का, और स्मॉल माइक्रोस्पोर्स जो है गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं मेल का. ठीक है. तो दे फॉर्म दी मेल गैमेटोफाइट. ये बहुत बेसिक सी चीज है. इसके अलावा मैंने एक जो बात पहले बोली थी मैं उसे यहाँ दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. दैट गैमेटोफाइट relies on sporophyte, or instead of relies I should say stays on sporophyte for variable durations in variable plants. तो अलग अलग प्लांट्स ने अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग तरीके से ये जो है स्पोरोफाइट्स या बेसिकली जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से रहता है. ठीक है. ये हमारा बेसिक टेरिडोफाइटा था. हम टेरिडोफाइटा को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. एंड आई थिंक आई विल ड्रॉ देम हियर. हम जो है टेरिडोफाइटा को जिन 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं वो हम उनके मेंबर्स के उस पर डिवाइड करते हैं. आपको वो ग्रुप्स डिटेल में नहीं पढ़ने हैं. सबसे पहला जो ग्रुप है दिस इज लाइकोप्सिडा, क्योंकि इसके अंदर हम लाइकोपोडियम को पढ़ते हैं. ठीक है. द सेकेंड ग्रुप इज स्पेनोप्सिडा. ठीक है. स्पेनोप्सिडा के अंदर हम पढ़ते हैं इक्विसीटम को. देन द थर्ड ग्रुप विच वी हैव इज साइलोप्सिडा. इसके अंदर हम पढ़ते हैं साइलोप्टम को. एंड इन द फोर्थ ग्रुप वी हैव टेरोप्सिडा, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं टेरिस को एंड ड्रायोप्टेरिस को. आप यहीं पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है लाइकोप्सिडा के अंदर जो सिलेजिनेला हम पढ़ते हैं वो सिलेजिनेला भी यहीं पर पढ़ा जाता है. ठीक है. तो ये हमने 4 ग्रुप्स डिवाइड किए, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, साइलोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो यहाँ मिल रहा है. देखो जैसे अगर मैं साइलोप्सिडा की बात करूँ तो इसके अंदर और भी एग्जाम्पल्स होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो मिलता है अकर करता हुआ वो साइलोप्टम मिलता है, इसलिए ग्रुप का नाम साइलोप्सिडा पड़ता है. तो हम कहीं भी नाम जो है अगर ऑर्गेनिज्म के बेस पे देते हैं तो बेस यही होता है कि वो ऑर्गेनिज्म प्रोजेनी या पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मिलता है. ठीक है. तो हमें टेरिडोफाइट्स में सिर्फ इतना ही पढ़ना था. विद दिस वी आर थ्रू विद आवर टेरिडोफाइट्स. नेक्स्ट टॉपिक हमें जिम्नोस्पर्म पढ़ना है. और यहाँ पर एक बार ध्यान रखना, टेरिडोफाइट के अंदर सबसे कॉमन जो एग्जाम्पल
हॉर्स्टेड और फर्न्स। ठीक है, तो जहां मैंने आपको मेगास्पोरोफिल्स लिखवाया था, माइक्रोस्पोरोफिल्स में मैंने आपको सिलाजिनेला का एग्जाम्पल लिखवाया था, मेगास्पोरोफिल्स के अंदर आप एग्जाम्पल लिख सकते हो फर्न्स। ठीक है, तो विद दिस वी आर थ्रू विद आवर टेरिडोफाइट, और इसके अंदर इतना ही है। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लेना मुझसे मैसेज वगैरह करके, और अगला टॉपिक जो है वो जिम्नोस्पर्म्स है। ठीक, so guys, now we will start with our next group, that is gymnosperms. The next group which we have to study is gymnosperms. जैसा कि आपको नाम से पता है, जिम्नो वर्ड जहां पर भी आ जाता है इसका मतलब है नेकेड। ठीक है, अभी तक हमने जो टेरिडोफाइट्स पढ़ा, टेरिडोफाइटा के अंदर सिर्फ जाइगोट से सीधा स्पोरोफाइट फॉर्म होता है, लेकिन कहीं पर भी वहां पे जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्म नहीं हुआ। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म है सिलाजिनेला, सिलाजिनेला के अंदर एक चीज देखी गई थी कि जो जाइगोट होता है ना, वहां पे ये जो जाइगोट है ये थोड़ी मतलब कुछ स्टेजेस के लिए एज अ यंग एम्ब्रियो बिहेव करता है। ठीक है, इट बिहेव्स एज द यंग एम्ब्रियो, और इस वजह से बोला जाता है कि दिस इज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। और ये वाला जो फेनोमेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली हमने टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में देखा कि सीड नहीं है, लेकिन ब्रायोफाइटा का जो जाइगोट है वो कुछ स्टेजेस पे आके ऐसा बिहेव करना शुरू करता है जैसे कि वो कोई एम्ब्रियो हो। और एम्ब्रियो एक्चुअली में है क्या, सिर्फ एक सीड, क्योंकि आपको पता है टेरिडोफाइटा से जो अगला ग्रुप है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उनके अंदर सीड होते हैं। क्योंकि क्लासिफिकेशन को रिकॉल करो, क्लासिफिकेशन में जो एक हमने बेसिस बताया था वो सीड प्रोडक्शन बताया था। इस वजह से जो टेरिडोफाइट्स हैं उसको हम लोग एवोल्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के लिए स्टडी करते हैं, प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट। क्योंकि टेरिडोफाइट्स के ही कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे अंदाजे होने लगे कि वो सीड प्रोड्यूस कर रहा है, और धीरे धीरे वो प्लांट्स एडवांस होते हुए सीड एक्चुअली में प्रोड्यूस करने लगे, और एक नया ग्रुप बन गया विच वॉज द जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जो टेरिडोफाइट्स थे उनके अंदर तो फ्लावर भी नहीं था, है ना, और वहां पर जो रिप्रोडक्शन हुई थी वो स्पोर्स से हुई थी। तो ये बात ध्यान रखना कि इन टेरिडोफाइट्स देयर वर नो फ्लावर्स एंड रिप्रोडक्शन टुक प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होती है इट इज बाय सीड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर सीड फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर बनने वाले जो सीड है ये नेकेड होते हैं। नेकेड सीड का मतलब है कि सीड के ऊपर किसी तरीके की कोई कवरिंग नहीं होती। जनरली होता क्या है कि जो ओवरी है वो सीड में डेवलप होती है, और जिस ओव्यूल में वो होती है वो ओव्यूल फ्रूट में डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रूट बेसिकली सीड की एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जिसे हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं और सीड को बाहर फेंक देते हैं, वहां से नया प्लांट ग्रो कर जाता है। लेकिन जो जिम्नोस्पर्म्स है इनके पास कोई भी ऐसी फ्रूट की या प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। इनके जो सीड है वो नेकेड सीड होते हैं, और इसी नेकेड सीड की वजह से जिम्नोस्पर्म्स को हम प्लेस करते हैं, मतलब नाम जो इसको जिम्नोस्पर्म्स दिया है वो इसी वजह से दिया है कि यहाँ पर बनने वाले सीड्स के अंदर कोई भी कवरिंग या प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज द नेकेड सीड किंगडम। ठीक है, मतलब नेकेड सीड ग्रुप। अब अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर 4 ग्रुप्स हैं पढ़ने के लिए। यहाँ पर भी जो ग्रुप बने हैं वो ऑर्गेनिज्म की बेस पर बने हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म सबसे मेजॉरिटी में मिल रहा है, तो उसके नाम पे एक ग्रुप बना गया। द फर्स्ट ग्रुप इज कोनिफर्स, और कोनिफर्स ग्रुप के अंदर हमें पढ़ना है पाइनस को। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप इज साइकेडेल्स। इन दिस वी स्टडी साइकस। जो नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज नीडेल्स। इसके अंदर हम पढ़ते हैं नीटम को। एंड द नेक्स्ट ग्रुप इज गिंकोगल्स। ठीक है, ये जो गिंकोगल्स है इसके अंदर हम एक ऑर्गेनिज्म या प्लांट पढ़ते हैं विच इज गिंको बायलोबा। गिंको बायलोबा ये जो प्लांट है, दिस प्लांट इज नोन एज लिविंग फॉसिल। ठीक है, फॉसिल्स क्या होते हैं जिनकी स्टडी हम
दैट इज पाइनस और साइकस। तो हम हमारे पहले प्लांट पाइनस के साथ जिम्नोस्पर्म को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला ऑर्गेनिज्म है दैट इज पाइनस। अब देखो ये जो पाइनस है ये कोनिफर्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। कोनिफर्स जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कोन या पिन पॉइंटेड। अब आगे देखना जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ आएगा कि इसे कोनिफर्स क्यों बोलते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये पाइनस का प्लांट है, अगर मैं इसकी बॉडी की बात करूं तो इसकी बॉडी में एक मेन शूट है, ठीक है, बेसिकली एक मेन ट्रंक है और फिर इस तरीके की बहुत सारी शॉर्ट ट्रंक्स, ठीक है। ये छोटी छोटी जो है यहाँ पर इसकी शूट है या इसकी स्टेम है। एक बार देखो अगर मैं आपको सीधा डिवाइड करके शुरू करती हूँ, ऑब्वियसली बात है टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू स्टेम और लीव्स थी, तो यहाँ पर भी ट्रू स्टेम्स और लीव है। इसके पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपको 3 फॉर्म्स में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले लीव्स को पढ़ते हैं, स्टेम को पढ़ते हैं, लीव्स को पढ़ेंगे और रूट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर स्टेम से। जो ये हमारे पास पाइनस है इसके अंदर 2 तरीके की स्टेम या शूट सिस्टम देखने को मिलता है। वन इज द मेन और द लॉन्ग शूट एंड द अदर वन इज द ड्वार्फ शूट, ठीक है। एक तो मेन शूट होती है, एक ड्वार्फ शूट है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसकी ये जो है ये मेन शूट है और ये मेन शूट ऐसे नजर आएगी जैसे ये प्लांट की बॉडी की मेन ट्रंक है और इसके साइड से छोटी छोटी, ये थोड़ा साइज बड़ा हो गया, यहाँ पर जो है छोटी छोटी साइज की जो बेसिकली हमारे पास ब्रांचेस हैं जिन्हें हम बोलते हैं ड्वार्फ शूट। ये ड्वार्फ शूट हम मेन शूट के कंपैरिजन में बोलते हैं, ठीक। अब आगे देखो, जो ये लॉन्ग शूट है इसके पास एक एपिकल बड या फिर एक टर्मिनल बड प्रेजेंट होती है। टर्मिनल बड या एपिकल बड इसकी टिप पे प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये जो मेन स्टेम है, ये मेन स्टेम इट कॉजेस और इट लीड्स टू अनलिमिटेड ग्रोथ। तो इस मेन स्टेम की या इस मेन शूट की जो ग्रोथ है वो काफी लंबी होती है। लेकिन जो ड्वार्फ शूट है इसके पास इस तरीके की कोई भी एपिकल या कोई भी टर्मिनल बड प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से इसके अंदर जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ काफी लिमिटेड है। अब एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये जो ब्रांचेस की अरेंजमेंट है, दिस अरेंजमेंट ऑफ ब्रांचेस, इसे इस पैटर्न को एक स्पेशल नाम दिया जाता है एंड वी कॉल्ड इट द एक्रोपेटल फैशन, ठीक है। एक्रोपेटल फैशन का मतलब है जहां पर जो पुरानी लीव्स हैं या जो पुरानी स्टेम है वो साइज में बड़ी होती है और नीचे लोकेटेड होती है, लेकिन जो नई शूट्स हैं या जो नई ब्रांचेस हैं जो साइज में स्मॉल होगी वो ऊपर टिप पे लोकेटेड है। यानी जो पुरानी है, जो ये स्टेम है, सबसे पहले यहाँ पर ब्रांचिंग होगी, उसके बाद ऊपर ब्रांचिंग होगी, उसके बाद ऊपर, तो नीचे वाला सबसे पहला आएगा तो ये साइज में ग्रो करता जाएगा और जो नई नई जो ब्रांचेस आएंगी वो ऊपर टिप की तरफ आती है। Such type of branching pattern is known as branching in acropetal fashion, ठीक है। और ये स्टेम्स हो गई, तो हमने ले लिया 2 तरीके की स्टेम मिलती है, या तो मेन लॉन्ग शूट होती है या फिर ड्वार्फ शूट सिस्टम होता है। अब इसके बाद हम इसकी बात करते हैं लीव्स की। तो देखो पाइनस के अंदर हमें 3 तरीके की लीव्स देखने को मिलती है। अगर हम इसके लीव्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरीके की लीव्स पॉसिबल है। सबसे पहले जो लीव है दैट इज द स्केली लीव्स। देखो ये जो स्केली लीव्स हैं ये पूरी की पूरी मेन शूट को ऑक्यूपाई करती है, ठीक है। ऑक्यूपाइज द मेन शूट या फिर द लार्ज शूट। तो यहाँ पर इस तरीके से ये स्केली लीव्स होंगी जो कि बहुत छोटी है साइज में, लेकिन पूरी मेन ब्रांच पर है। यहाँ पर एक एक्सिलरी बड होती है जिससे ड्वार्फ शूट निकलती है। सिमिलरली यहाँ पर एक एक्सिलरी बड होती है जिससे
ड्वार्फ शूट निकलती है, यहाँ पर एक एक्सिलरी बड, यहाँ पर एक एक्सिलरी बड, तो जहां भी एक्सिलरी बड होगी वहीं पर ड्वार्फ शूट निकलती है। ध्यान रखना एक्सिलरी बड और एपिकल बड में बहुत फर्क है। एक्सिलरी बड यहाँ बेस पे प्रेजेंट है जिससे हमारे पास ड्वार्फ शूट निकलती है, लेकिन जो एपिकल या टर्मिनल बड है वो टिप पे प्रेजेंट होती है जिससे ग्रोथ होती है लेंथ वाइज। ठीक है, तो ड्वार्फ शूट के पास एपिकल बड नहीं होती लेकिन एक्सिलरी बड होती है क्योंकि वो एक्सिलरी बड से ही अराइज होती है। तो स्केली लीव्स के बाद एक दूसरे तरीके की लीव है जिसे हम बोलते हैं फोलियार्ड लीव्स। क्या बोला है? फोलियार्ड लीव्स। ये जो फोलियार्ड लीव्स हैं ये नीडल लाइक लीव्स होती है। ठीक है, सुई के जैसे नीडल लाइक लीव्स, और ये जो लीव्स हैं ये फोटोसिंथेटिक होती है, तो हम इसे बोल सकते हैं नीडल लाइक फोटोसिंथेटिक लीव्स। अगर और ये जो लीव्स हैं ये आपको ड्वार्फ शूट के टिप पर मिलती हैं। तो इस तरीके से ये है हमारी फोलियार लीव्स। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ लेबलिंग कर देती हूँ। दिस इज दी ड्वार्फ शूट, these are the foliar buds and these are the scaly leaves। इसके बाद एक थर्ड पैटर्न है लीव्स का। ऐसी लीव्स जो स्पोर्स बियर करती हैं उन्हें हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स। क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल्स। अब ये जो लीव्स हैं ये या तो माइक्रोस्पोरोफिल्स को बियर कर सकती हैं या फिर ये जो लीव्स हैं ये मेगास्पोरोफिल्स को बियर करेंगी। जो माइक्रोस्पोरोफिल्स लीव है ये एक बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज होकर एक कोन जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं मेल कोन या फिर मेल स्ट्रोबिलस। और ये जो मेल स्ट्रोबिलस है ये हमें टिप पर क्लस्टर में देखने को मिलता है इस तरीके से। तो इस तरीके के कोन्स हैं, ये है हमारा मेल कोन और ये ऊपर टिप पे क्लस्टर में देखने को मिलता है। लेकिन जो मेगास्पोरोफिल्स हैं, मेगास्पोरोफिल्स राइज करते हैं फीमेल कोन को फॉर्म करने में या फिर फीमेल स्ट्रोबिलस को फॉर्म करने में। और ये जो फीमेल स्ट्रोबिलस है ये हमेशा मिलती है एक्सिलरी बड के कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर है दीज आर दी फीमेल कोन्स या फिर फीमेल स्ट्रोबिलस। और इन फीमेल बेसिकली स्ट्रोबिलस में होगा क्या कि जो ये स्ट्रोबिलस हैं इन स्ट्रोबिलस के अंदर स्पोरेंजियम होते हैं और इन स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं जो कि स्पोर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पाइनस के अंदर मिलने वाले सारे लीव्स को भी पढ़ लिया। अब इसके बाद इसका जो थर्ड स्ट्रक्चर है दैट इज द रूट्स। अगर आपको याद हो जब मैंने आपको फंजाई पढ़ाया था तो मैंने आपको एक एसोसिएशन पढ़ाई थी माइकोराइजा, और मैंने बोला था माइकोराइजा इज द एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जिम्नोस्पर्म्स आर दैट हायर प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म वो ही हायर प्लांट्स हैं जिनको हमने माइकोराइजल एसोसिएशन में पढ़ा था। तो इसकी जो रूट्स हैं वो फंगस के साथ माइकोराइजा फॉर्म करती हैं। ठीक है, फंगस के साथ एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। अब देखो बच्चे, एक बात बहुत ध्यान रखना, ये जो पाइनस प्लांट है ये आपको कोल्ड रीजन्स में देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग शिमला या मसूरी वगैरह घूमने जाते हो तो वहां ऐसे आपने पेड़ देखे होंगे। मैंने यहाँ आपको एक एक ब्रांच दिखाई है जिनमें काफी गैप है, लेकिन ये जब प्लांट को आप देखते हो ना तो ब्रांचेस में ज्यादा गैप नहीं होता। तो आप प्लांट को देखते हो तो आपको सिर्फ ऐसे नजर आते काटे काटे काटे। इनफैक्ट आपने देखा हो तो कई लोग इसे घर पे ग्रो भी करते हैं। तो कोल्ड रीजन की अगर हम शिमला वगैरह की बात करें तो वहां पे ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिनकी जो लीफ है वो बिल्कुल सुई जैसी पतली होती है, आप पिंच करते हो तो वो चुभती भी है। ठीक है, तो रीजन क्यों है ऐसा होने का, हायर ऑल्टीट्यूड पे जाओ, जैसे हम शिमला मसूरी या किसी भी हिल स्टेशन की बात करें वहां पर वाटर जो है या तो आइस की फॉर्म में अवेलेबल होगा, मतलब फ्रोजन फॉर्म है वाटर की, नॉर्मल फॉर्म तो है नहीं कि प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो एक तरीके से ये जो प्लांट्स हैं इनको वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, तो प्लांट एक तो बहुत मुश्किल से वाटर एब्जॉर्ब
एब्जॉर्ब कर पा रहा है। अगर आपको पता है कि प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं कि प्लांट के एरियल पार्ट से, मतलब जो भी पार्ट्स प्लांट के एयर में एक्सपोज होते हैं उसे हम एरियल पार्ट्स बोलते हैं, वहां से वाटर का लॉस हो जाना, तो उससे प्लांट की बॉडी में कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। ट्रांसपिरेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है गर्मी के टाइम, ठीक है। अब मान लो अगर लीफ का सरफेस बहुत बड़ा है, इतनी बड़ी ये मेरी लीफ है, इतनी बड़ी लीफ से वाटर जो है ज्यादा लॉस होगा, और अगर लीफ का साइज सिर्फ इतना है तो वाटर लॉस कम होता है। इसके अलावा एक और खास बात है कि जो ये फोलियार लीव्स हैं, इन फोलियार लीव्स में प्रेजेंट होता है संकन स्टोमेटा, ठीक है। तो फोलियार लीव्स में ये संकन स्टोमेटा प्रेजेंट है, और ये संकन स्टोमेटा का मतलब है कि ये स्टोमेटा बहुत ही डीपली साइटेड होते हैं। तो इस स्टोमेटा की वजह से क्या चीज होती है कि प्लांट जो है अपना मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर रिटेन करके रखता है और ज्यादा पानी को लॉस नहीं होने देता, ज्यादा पानी यूज नहीं होता। ऐसे प्लांट्स को हम जनरली जीरो फिटिंग प्लांट्स बोलते हैं, यानी जीरो फिटिंग मतलब ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। तो ये कुछ एडेप्टेशन देखिए, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई पाइनस के अंदर ऐसी क्या एडेप्टेशन है जिससे उसका वाटर लॉस कम हो। तो एक तो उसकी लीफ का सरफेस एरिया कम है, नीडल जैसी लीव्स है, दूसरा उसके अंदर मिलने वाले जो स्टोमेटा है वो संकन स्टोमेटा है जो उसके वाटर के लॉस को मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसके साथ जो हमारा पाइनस का जनरल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें अगला टॉपिक मेल और फीमेल कोन पढ़ना है, जो हमने यहाँ पर मेल और फीमेल कोन देखा है। दिस वॉज द मेल कोन, मैं थोड़ा शेयर कर देती हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। और अब इसके बाद ये है फीमेल कोन, तो हमें इन्हें रीड करना है। तो बच्चों हमने जो है जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया पाइन का या पाइनस का। अब जो है हम इसके मेल कोन को एक बार स्टडी करते हैं, ठीक है। मेल कोन या फिर हम इसे बोल सकते हैं मेल स्ट्रॉबिलस। ये जो मेल कोन है या फिर जो ये हमारा मेल स्ट्रॉबिलस है, ये हमें कहाँ मिलता है? शूट की टिप पे क्लस्टर्स की फॉर्म में। डायग्राम को रिकॉल करो, तो ये हमें मिलता है प्रेजेंट एट द टिप ऑफ लॉन्ग शूट और इन फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स। अब जो मैं आपको ये मेल कोन का डायग्राम बता रही हूँ, इसमें बहुत जरूरी है अपनी इमेजिनेशन का यूज करना, ठीक है। तो सोच के जो मैं बोलती हूँ उसको साथ साथ इमेजिन करते हुए चलना, वरना समझना इजी मतलब टफ हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमें पता है कि बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स जब एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं तो वो कोन फॉर्म करते हैं। ये जो कोन है ये आपको इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा साइज बढ़ाया है। और ये कोन बना किससे है? जब बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज हुए, तो इस तरीके के बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल्स जो हैं वो अरेंज होते जाते हैं एंड दे फॉर्म दिस कोन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है हमारा मेल कोन, और ये जो लीव्स हैं ये हैं माइक्रोस्पोरोफिल्स। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर का इस हिसाब से आपको एलएस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करके दिखाती हूँ। एक सोचो, एक तो मैं आपको जो मेल कोन है इसकी मैं पिक्चर आपको सेंड करूंगी, उस फोटो को देखने के बाद आपको ढंग से क्लियर होगा। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स है ना, ये वुडी होती है। सोच के देखो, जैसे लकड़ी होती है ना वैसे ये लीव्स होते हैं। ये वो ग्रीन कलर की पतली पतली लीव्स नहीं है जो हम नॉर्मली लीफ बोलते दिमाग में आते, नहीं, ये लकड़ी की लीव्स होती है, ठीक है। अब ये जो लीव्स हैं ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इस एक्सिस के चारों तरफ ये लीव्स ऐसे बहुत ही कॉम्पैक्ट फैशन में अरेंज हुई और एक गोल सा बॉल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। अगर मैं इसको इस हिसाब से एलएस में काटती हूँ तो जब मैं इसको काटूंगी तो आपको क्या नजर आएगा? बीच में ये एक्सिस नजर आएगी और लीव्स का कटा हुआ हिस्सा नजर आएगा। अगर मैं इसका टीएस कट करती हूँ तो बीच में आपको एक सेंट्रल एक्सिस नजर आती है और इसके चारों तरफ आपको नजर आती हैं ये लीव्स। कौन सी लीव्स? माइक्रो
स्पोरोफिल्स वाली लीव्स। ठीक है, तो ये हमारी है माइक्रोस्पोरोफिल लीव्स। ये जो माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, यानी ये माइक्रोस्पोर बियर करने वाली जो लीव्स हैं, ये एक सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ लगी होती हैं, जो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसको हमने अगर एलएस काटा तो हमें इस तरीके से दिखा। अब अगर मैं आपको एक माइक्रोस्पोरोफिल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा एनलार्ज करके दिखाती हूँ, तो इसकी टिप थोड़ी सी पॉइंटेड होती है और इस तरीके से लीफ का साइज होता है। ठीक है, सो दिस इज द माइक्रोस्पोरोफिल। इस लीफ के अंदर, इसे हमने स्पोरोफिल क्यों बोला है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पोरेंजियम है जिसके अंदर स्पोर्स होंगे। तो इस लीफ के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, एक ये, तो यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम है। नॉर्मली एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, लेकिन जब हम ये डायग्राम देखते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नजर आता है। ठीक है, सिर्फ एक माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आता है। देखो इस डायग्राम में मैंने आपको जो लीफ है, देखो इस तरीके से दिखाई है। ये एक सेंट्रल एक्सिस है, इसके चारों तरफ मैंने बोला इस तरीके से लीव्स अरेंज, इस तरीके से। अगर आप लीफ इस तरीके से देख रहे हो और अगर मैं इस लीफ को आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट करूं खोल के, तो आपको दोनों माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेंगे। लेकिन अगर मैं इस लीफ को ऐसे कर देती हूँ तो आपको सिर्फ एक ही नजर आएगा। सेम रीजन यहाँ पर हुआ है। नॉर्मली इस लीफ के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, लेकिन जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो ये लीफ टिल्ट हो जाती है। तो टिल्ट होने की वजह से आपको सिर्फ एक साइड का माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आता है। ठीक है, तो जब हम एलएस काटते हैं तो आपको एक माइक्रोस्पोरोफिल में एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आता है, लेकिन नॉर्मली ज्यादातर क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है। अब ये जो 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर, इनके अंदर प्रेजेंट होती है स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को हम नाम देते हैं स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, हम लोग जनरली कोई भी ऐसा सेल जो बाद में स्पोर्स फॉर्म करता है उसे हम बोल देते हैं स्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे सोचो, हम बार बार माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो बनने वाले स्पोर कैसे होंगे, माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पर मुझे स्पोर मदर सेल्स बोलने की बजाय इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलना चाहिए, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में MMC भी लिख सकती हूँ। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये डिप्लॉयड होता है और ये सेल्स जो है मियोसिस करते हैं। ठीक है, जैसे ही ये सेल मियोसिस करेंगे, तो मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि माइटोसिस में 1 से 2 सेल बनते हैं, लेकिन मियोसिस में 1 से 4 सेल बनते हैं। तो यहाँ पर ये 4 माइक्रोस्पोर्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्योंकि माइक्रोस्पोर की तो मदर सेल है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसे हम बोलते हैं पोलन सैक। क्या बोला जाता है इसे, पोलन सैक, क्योंकि इसके अंदर ही पोलन ग्रेन है। आप लोगों ने 10th क्लास में पोलिनेशन पढ़ी होगी फ्लावर्स वगैरह में, जहाँ पे मेल पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है, वो पोलन ग्रेन जाके फीमेल के एग को फर्टिलाइज करता है, जो कि उसकी ओवरी में प्रेजेंट होता है। सेम चीज यहाँ है, ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये पोलन सैक है। तो एक्चुअली में ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने हैं, ये माइक्रोस्पोर्स बाद में डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन्स में। ठीक है, अगर मैं इस पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर है हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस से आए हैं, तो ये भी हैप्लॉइड होंगे, ये भी हैप्लॉइड होंगे। ये जो पोलन ग्रेन है, इसके अंदर की जो वॉल है इसे हम बोलते हैं इंटाइन। इस इंटाइन के बाहर एक और वॉल प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं एक्साइन। तो ये जो वॉल है एक्साइन, ये यहाँ पर विंग लाइक स्ट्रक्चर में है। ठीक है, विंग जैसे पोलन के दोनों तरफ विंग्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं विंग्स। और ऐसा पोलन जिसके पास विंग होता है उसे हम बोलते हैं विंग्ड पोलन। तो जिम्नोस्पर्म के पोलन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके अंदर मिलने वाले पोलन ग्रेन्स विंग्ड होते हैं, इनके पास विंग्स होते हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है क्यों। देखो, पॉलिनेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेल फ्लावर ने पोलन ग्रेन प्रोड्यूस किया, फीमेल फ्लावर ने एग प्रोड्यूस किया। अब ये जो पोलन ग्रेन है ये फीमेल फ्लावर तक पहुंचेगा,
बहा के ले जाती है, कई बार वाटर की वजह से होते हैं, कई बार कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो इस प्लांट में नेक्टर लेने के लिए बैठे, यहाँ से उसके पैरों पे पोलन ग्रेन्स चिपक गए और उड़ के वो फीमेल फ्लावर पे नेक्टर लेने चले गए, वहां पे पोलन जाके उसने फीमेल फ्लावर पर छोड़ दिए। तो ये पॉलिनेशन होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन प्लांट और वन फ्लावर टू दी स्टिग्मा ऑफ दी फीमेल फ्लावर। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पर जो पॉलिनेशन है वो विंड से होती है, तो इस पॉलिनेशन को एक स्पेशली नाम दिया जाता है एंड दिस पॉलिनेशन इज नोन एज एनेमोफिलस पॉलिनेशन। इसे बोलते हैं एनेमोफिलस पॉलिनेशन। तो एनेमोफिलस पॉलिनेशन कैसी पॉलिनेशन है, एक पॉलिनेशन जिसकी एजेंसी क्या है, विंड। ठीक है, अब ये विंड की वजह से ये पॉलिनेशन होती है, इस वजह से इन पोलन्स पर विंग होते हैं ताकि आसानी से हवा के साथ उड़कर चले जाए। अब एक बात सोचो, अगर मैं यहाँ से पोलन उठाकर यहाँ पे स्टिग्मा पे डाल दूं तो वो 100% चांसेस है कि फर्टिलाइजेशन होगी, लेकिन जब हवा पोलन बहाकर ले जा रही है, मान लो यहाँ पर फीमेल फ्लावर्स है, यहाँ पे मेल फ्लावर्स हैं और हवा जो है उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ी, बजाय पोलन्स को फीमेल फ्लावर के लेने के बजाय वो उस तरफ ले गई, तो वहां पर तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो क्योंकि विंड पॉलिनेशन के अंडर पॉलिनेशन होने के या फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो ये जो पोलन ग्रेन्स है ये बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं। आप देख सकते हो एक मदर सेल, ठीक है, वन सिंगल मदर सेल इज फॉर्मिंग 4 माइक्रोस्पोर यानी 4 पोलन ग्रेन्स। तो इस तरीके के जितने भी मदर सेल्स होंगे वो बहुत सारे पोलन ग्रेन फॉर्म करेंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन फॉर्म्स होते हैं ना, दीज पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड लार्ज इन नंबर, ये नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, ताकि अगर मान लो 1000 पोलन भी हैं और उनमें से 800 पोलन जो है वो नहीं पहुंच पाए, तो एटलीस्ट 200 पोलन के पहुंचने का तो चांस ज्यादा हो। तो चांसेस और प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो मेल ऑर्गन है, जो मेल सेक्स ऑर्गन, मेल गैमेट है, उसका नंबर बढ़ गया। अब देखो ये जो पोलन है ना, इनका कलर येलो कलर का होता है, और ऐसा येलो, ऐसा वैसा येलो नहीं, सल्फर येलो। अगर आप में से किसी ने लैब के अंदर सल्फर कलर देखा होगा तो सल्फर का कलर येलो होता है, इन पोलन का कलर भी येलो है। जो हम ये मेल कौन किसका पढ़ रहे हैं, पाइनस का। तो पाइन के फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे पाइनस के प्लांट्स होते हैं, तो जब कोई पाइन के फॉरेस्ट पे जाता है ना, तो उस फॉरेस्ट के ऊपर एक येलो कलर का क्लाउड नजर आता है, वो येलो कलर के क्लाउड को सल्फर का क्लाउड बोलते हैं। एक्चुअली में वहां पर कोई सल्फर गैस वगैरह नहीं होती है। ये जो पाइन है ये बहुत सारे पोलन ग्रेन फॉर्म करते हैं लार्ज नंबर में। पोलन ग्रेन विंड से पॉलिनेशन होते हैं, तो वो प्लांट से उनके विंड में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन पोलन का कलर येलो है, और येलो कैसे है, सल्फर येलो। तो देखने में ऐसा लगता है कि येलो कलर का सल्फर का धुआं है, वो धुआं नहीं होता है, वो वहां पर येलो कलर के पोलन होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइन फॉरेस्ट पे जो येलो क्लाउड देखने को मिलता है इन पाइन फॉरेस्ट, वो क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो येलो क्लाउड कोई सल्फर की गैस नहीं है, वो सिर्फ सल्फर के कलर जैसे दिखने वाले पोलन है, जो कि विंड से पॉलिनेशन होती है, दैट इज द एनेमोफिलस पॉलिनेशन। ठीक है, इसके साथ हमारा मेल कोन खत्म हो गया। फीमेल कोन को अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मेल कर सकते हो, कमेंट्स में पूछ सकते हो। फील फ्री टू आस्क एनी डाउट, एंड टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ।